फ्रेंड्स, आज हम लोग C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चैप्टर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं सिलेबस के बारे में कि सबसे पहले जो हम लोग का फर्स्ट जो यूनिट था जिसका नाम था ओवरव्यू ऑफ C++, है ना। ओवरव्यू ऑफ C++, इसमें सारा चीज़ लगभग जो हम लोग टॉपिक को कवर किए थे वो क्लास 11th से रिलेटेड था, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि चैप्टर 2 जो हम लोग का है, चैप्टर 2 जो रिलेटेड हम लोग का जो है वो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो सिंपल सा यहाँ पर जो शब्द है इसमें तो ये चैप्टर 2 जो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है कि C++ प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है ना। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होता है, चूँकि हम पहले भी बता चुके थे कि C++ कंप्यूटर का 4th जनरेशन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। इस जनरेशन में इसके पहले भी C++ के जो पहले जो लैंग्वेज आया था जिसका नाम था हम लोग का C लैंग्वेज। C के बाद ही जो डेवलप किया गया वैज्ञानिकों के द्वारा उसका नाम था C++, क्योंकि जितना भी फीचर्स जितना गुण C लैंग्वेज के पास था वो सारा गुण C++ के पास है, लेकिन जो एडवांस फीचर्स को ऐड किया गया C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वो सारा गुण वो सारा फीचर्स हमारे C लैंग्वेज के साथ नहीं था। और वैसे भी C जो लैंग्वेज था इसका प्रोग्रामिंग करने का जो स्ट्रक्चर था, जो प्रोग्रामिंग मेथड अपनाया गया था उस समय उसका नाम था प्रोसीड्यूरल। इसको लोग बोलते थे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। लेकिन C++, जावा और एक है ना .NET, C#, जितना भी लगभग फोर्थ जनरेशन का जितना भी लैंग्वेजेज है सभी लैंग्वेज जो डेवलप किया गया वो लगभग सभी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही बनाया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए स्पष्ट मेंशन कर दिए हैं, है ना, कि ऊप जो है ऊप इज ए स्टाइल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, मतलब हमारे प्रोग्राम को लिखने का यह एक तरीका है ना, डिजाइन है जिसके थ्रू से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को जो तैयार करते हैं वो हमेशा कोई ना कोई फ्लो को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मेथड को यूज करते हैं, तभी जा कर के हम लोग कोई प्रोग्राम को बनाते हैं। तो अभी तक आप लोग को जितना भी हम क्लास बताए थे इसके पहले बार वो सारा जो प्रोग्रामिंग करने का जो स्ट्रक्चर था ना वो C लैंग्वेज का था और C लैंग्वेज में ही यूज़ होता था प्रोसीड्यूरल। तो उसी का नियम को लोग फॉलो करते थे। तो आगे भी बताएंगे हम कि ये प्रोसीड्यूरल जो लैंग्वेज था इसका क्या फीचर्स था, क्या गुण था और हमारी इस ऊप्स में क्या क्या गुण है। ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ फिर बोला गया है कि सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए मेथड, इसको हम लोग मेथड के नाम से भी जानते हैं। किस लिए? तो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को डिजाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, कैसे हम अपने कंप्यूटर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, यही आप लोग याद रखेंगे हमेशा कि ऊप्स कुछ नहीं है। ऊप्स जो है वो एक मेथड है, प्रोग्राम करने का स्ट्रक्चर, एक तरीका है ना। तो ये तरीका क्यों अपनाया जाता है अभी के क्षेत्र में? अभी लगभग जितना भी प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है ना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऊप का ही मेथड को यूज़ करते हैं। तो क्या क्या इसका फीचर्स वो आगे हम लोग देखेंगे। और तो यहाँ पर इसके अलावा है ना देयर आर मोर मेथड्स, इसको पैराडिग्म्स भी बोलते हैं, मेथड बोलते हैं या तो इसको पैराडिग्म भी बोलते हैं, आर यूज फॉर राइटिंग द प्रोग्राम को लिखने का और भी तरीका है। जैसे कौन कौन सा तरीका था? तो सबसे पहले हम लोग जो जब ऊप्स नहीं था उसके पहले जो आया था उसका नाम था प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग, है ना, लैंग्वेज। इसका नाम इसको शॉर्ट में बोलते हैं PPP। इसके बाद वैज्ञानिकों ने डेवलप किया ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग का, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग आज के समय में ये फ्लॉप कर गया, ये अभी नहीं चल रहा है क्योंकि इसका सारा जो गुण था वो फीचर था वो ऊप्स के जैसा ही था।
तो इस तरह से जब इसको डेवलप किया तो तुरंत इसी के जैसा ही नया मेथड को अपनाया गया, इसका नाम क्या था हम लोग का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसीलिए लगभग आपके लोग के एग्ज़ाम में जब पूछा जाएगा तो पूछा जाता है कि पीपी दैट मीन्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या फीचर था प्रोसीजरल में और क्या फीचर हम लोग का है ओप में, है ना। तो इसी चीज़ को लोग आगे इसको देखते हैं। आगे है कि द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रामिंग, द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीडरल, है ना, प्रोसीडरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि जो प्रोसीडरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले इस्तेमाल होता था सी लैंग्वेज में, और भी जितना थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज जो था, जैसे फोर्ट्रॉन था, बेसिक था, कोबोल था, बहुत सारा लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते थे थर्ड जनरेशन में। तो वो लैंग्वेजेज में या तो इस मेथड में, प्रोसीजरल मेथड में, और अभी जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड्स में, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट्स में इसको उतार लेंगे, हम तो व्हाट्सएप में भेजे ही हैं, और इसका लिंक भी हम दे देंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिंक में रहेगा, तो आप वहाँ से भी इस नोट्स को तो उतार सकते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे करके भी इसको आप उतार सकते हैं, कोई तरह का इशू नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट इसमें कहता है कि सबसे पहले कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों में अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट इसमें बताता है कि इन दिस मेथड ये प्रोग्राम इज डिवाइडेड, है ना, इनटू ए स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड एज फंक्शन। मतलब जब एक प्रोग्राम को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में अगर डिवाइड करके अगर हम लोग बनाते हैं, तो एक छोटा सा टुकड़ा जो है या छोटा सा यूनिट जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फंक्शन कहते हैं। ये मेथड हम लोग अभी भी अपनाते हैं इस C++ में, लेकिन वही प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का ही वो स्ट्रक्चर है ना। लेकिन इसमें कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कहता है कि इन दिस मेथड ये प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ जितना भी तरह का जो प्रोग्राम हम लोग डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उस प्रोग्राम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, जिसको है क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसी ऑब्जेक्ट के नाम से इसका नाम पड़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना। क्योंकि जब फर्स्ट क्लास जब लिए थे उप का C++ का, तो वहाँ बताए थे कि C++ जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब हुआ कि इस C++ के माध्यम से आज जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, वो सॉफ्टवेयर किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। और वो ऑब्जेक्ट वैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग रियल लाइफ में, रियल हॉल वर्ल्ड में देखते हैं। जैसे चेयर, है ना, या कहते हैं लोग बैंक जाते हैं, बैंकिंग का सॉफ्टवेयर पर हम लोग को, बैंक पर आधारित कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो बैंक में हम लोग रोज़ जाते हैं, तो किस लिए, जो कैश को जमा करने के लिए, निकालने के लिए, या फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए, लोन लेने के लिए, तो फिज़िकल लाइफ में हम लोग उस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं। उसी पर आधारित जो प्रोग्रामिंग डेवलप किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा हम लोग का ओप्स, किसी ऑब्जेक्ट पर बेस्ड प्रोग्रामिंग होता है। फिर कहता है सेकंड पॉइंट जो है पीपी का, यानी पीपी का जो सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है कि इट फॉलो टॉप टू बॉटम अप्रोच। टॉप टू बॉटम अप्रोच का मतलब ये होता है कि वैसा प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, जब हम लोग कोई प्रोग्राम को बनाते थे पहले, तो देखना हम लोग सबसे पहले हैश इंक्लूड के बाद हम लोग डायरेक्टली वॉइड मेन लिखते थे, है ना। वॉइड मेन लिखने के बाद ही हम लोग और भी सारा कुछ फंक्शंस उसका जो था उसको ये फंक्शन हो गया, उसके बाद और भी जो फंक्शन था वो हम लोग नीचे लिखते थे, है ना। तो वॉइड मेन अगर ऊपर में रहे या सारा फंक्शन अगर नीचे रहे, तो इस तरह के कंसेप्ट को बोलते हैं टॉप टू बॉटम। मतलब टॉप का मतलब ये हुआ कि वॉइड मेन जो है सबसे ऊपर में होना चाहिए, है ना। इसे नीचे रखते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर का आता है टॉप टू बॉटम में कि हर हाल में फंक्शन सब नीचे रहेगा और वॉइड मेन ऊपर में रहेगा। ये कहता है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। यही जस्ट इसका अपोजिट है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। इसमें कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉलो करता है, इट फॉलो मतलब क्या, रूल को फॉलो करता है। कौन सा रूल को,
कि बॉटम टू टॉप, मतलब सबसे पहले void में ऊपर में नहीं रहेगा, void में नीचे रहेगा। और जितना भी फंक्शंस है, जितना भी ऑब्जेक्ट्स जो लोग इसमें डिफाइन करेंगे वो ऊपर में रहेगा, है ना। तो अगर फंक्शंस ऊपर में रहे, है ना, और जो हम लोग का void में जो फंक्शंस है वो नीचे अगर रहेगा, तो उस तरह के स्ट्रक्चर को यहाँ बोलते हैं उप बोलते हैं। ठीक है, आगे फिर इसका हम जब बताएंगे प्रोग्रामिंग, उसमें हम बताएंगे इसको। फिर बोलता है कि इसमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या आता है, देयर इज नो एनी एक्सेस स्पेसिफायर इन इट। इसमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि किसी तरह का एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता। एक्सेस स्पेसिफायर उसको कहते हैं जब कोई वेरिएबल, जैसे मान लो इंट में एक्स हम लोग लिखते थे या वाई लिखते थे, तो ये जो एक्स और वाई जो वेरिएबल लिए, इस वेरिएबल को हम लोग एक्सेस करने का कोई फिक्स ऑथेंटिकेशन नहीं था, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि ये इसका कोई अपना स्पेसिफायर नहीं था यहाँ पर। लेकिन इसमें कहता है कि जितना भी डाटा और जितना भी डाटा और उसका फंक्शंस होगा ना, उसको मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है, प्राइवेट में, है ना, प्राइवेट में, पब्लिक में और प्रोटेक्टेड में, इसको डिवाइड किया गया है। शायद इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के कारण इसका नाम पड़ा, एक्सेस स्पेसिफायर पड़ा है। इसको फिर आगे लोग मेंशन करेंगे। फिर बोलता है इस प्रोग्राम आर नॉट बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड, मतलब रियल वर्ल्ड में जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उस किसी ऑब्जेक्ट पर बेस्ड प्रोग्रामिंग इस पर पीपी के माध्यम से डेवलप नहीं हो पाता था। और इस पर जितना ही प्रोग्रामिंग हम लोग डेवलप करते थे वो रियल ऑब्जेक्ट पर बेस्ड प्रोग्रामिंग होता था हम लोग का, है ना। फिर इसमें कहता है कि एडिंग न्यू फंक्शन इज नॉट ईजी, है ना। हम लोग का जो 5 पॉइंट जो कहता है कि एडिंग न्यू फंक्शन इज नॉट ईजी, मतलब कोई भी नया फंक्शन को अगर ऐड करना हो, उसको हटाना हो, तो इसमें बहुत सारा ज़्यादा परेशानी हम लोग को होता था। लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, सब फीचर्स है, गुड है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को आएगा उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और मेन इसका जो है वो देखिए ये है कि एग्जाम्पल याद रखेंगे कि सी प्रोसीजरल लैंग्वेज का कौन कौन सा एग्जाम्पल था। तो पास्कल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, सी लैंग्वेज, दैट जितना भी लैंग्वेज है 3rd जनरेशन का वो सब था किसमें, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। और जितना भी लैंग्वेज था हम लोग का इसमें 4th जनरेशन में, वो सब था किस पर, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे कि बहुत बार देखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी है कि C++ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सा अप्रोच को फॉलो करता है प्रोग्रामिंग करने के लिए, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो वहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे लोग, बॉटम टू टॉप सेलेक्ट करेंगे, एक बात। दूसरी बात में जितना भी डाटा और जितना भी उसको फंक्शंस होता है उसको कितने एक्सेस लेवल में डिवाइड किया गया है, तो याद रखेंगे 3, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। 3 एक्सेस लेवल में उसको डिवाइड किया गया, इसको हम लोग एक्सेस मॉडिफायर भी बोलते हैं, एक्सेसिबिलिटी भी बोलते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। आगे बताएंगे प्राइवेट का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब क्या होता है और प्रोटेक्टेड मतलब क्या होता है। ये सब फीचर्स जो है वो उसी ऊप ने प्रोवाइड किया है, ये ऊप इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है, ठीक है। अब आता है कि सब मेन और फीचर्स क्या है, हम लोग ऊप जो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो स्पष्ट यहाँ देखने कि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होता है दैट हैज़ ऑन फीचर, जिसका अपने एक फीचर होता है, गुण होता है, उसका एक बिहेवियर होता है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, किसी भी एक क्लास का छोटा सा पार्ट, इंस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो कि यदि मान लेते हैं कि फ्रूट इज ए क्लास फ्रूट जो है फल, जिसे लोग कहते हैं, फल जो है एक क्लास का नाम है। और इस क्लास के अंदर में बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, बनाना हो गया। तो इस तरह से जितना भी इसे जितना भी लोग लिखे हैं, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। और ये क्या हो गया हम लोग का, फ्रूट एक क्लास का नाम हो गया। तो इस क्लास के अंदर में इसका सब ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से इस पर जितना भी तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो किसी एक ऑब्जेक्ट पर ही बेस्ड होता है। उसी तरह से मान लो कि हम लोग स्टूडेंट का जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो स्टूडेंट जो है एक ग्रुप का नाम हो गया। स्टूडेंट जो है क्या है, एक ग्रुप का नाम है, और या तो कह सकते हैं कि ये क्लास का नाम है। और यदि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट का बात करते हैं, मान लो कि यहाँ पर ले लिए एक एग्जांपल में अमन, तो अमन एक ऑब्जेक्ट हो गया जो स्टूडेंट के अंदर में। फिर इसमें एग्जांपल लिए रिया,
तो रिया भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर लिए कमलेश, तो कमलेश भी एक स्टूडेंट का नाम हो गया। तो ये सारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ये सब सारे एक ऑब्जेक्ट है जो स्टूडेंट नाम के एक क्लास के अंदर में आता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा हम लोग का क्लास का नाम होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। फिर आगे है यहाँ पर बताए हुए हैं, देखो कि ये क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। ये क्लास क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्लास। ए क्लास इज ए सेट ऑफ डाटा एंड फंक्शंस। जब एक क्लास के अंदर में बहुत सारा डाटा को हम लोग मेंशन करेंगे और फंक्शंस को मेंशन करेंगे तो उसके एक समूह को यहाँ क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। द फंक्शंस दैट हैव टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डाटा, मतलब जो फंक्शन यहाँ बनाएंगे वो इसी पर डाटा को ही एक्सेस करेगा वो। इसलिए कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि ऊप्स जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है हम लोग का, ऊप्स ने वो मेन फोकस करता है किस पर, डाटा के ऊपर फोकस करता है। और वो जो हम लोग का था पीपी मतलब प्रोसीड्यूरल जो प्रोग्रामिंग था वो फोकस करता है फंक्शन पर। वो किस पर करता है लोग का, वो फंक्शन पर करता है। लेकिन ये कहाँ पर करता है लोग का, एक डाटा पर करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट्स के जो कीज़ है वो ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले देखो इट यहाँ स्पष्ट कर दी है कि इट इम्फेसिस ऑन द डाटा, ये डाटा पर इम्फेसिस करता है, डाटा को मेन फैक्ट समझता है। अब डाटा कैसे फैक्ट करता है ये हम लोग आगे समझाएंगे। फिर अभी इसको चलो आप लोग आगे नेक्स्ट जो वीडियो जो बनेगा उसमें सब कुछ स्पष्ट करेंगे हम लोग का, है ना। फिर यह बोलता है उप में, उप का ये सब फीचर्स में इसको याद रखेंगे कि लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स दैट हैव डाटा एंड द एसोसिएटेड फंक्शंस। मैंने एक प्रोग्राम को हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में क्या करें, डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो उसका हर ऑब्जेक्ट का अपना एक डाटा होगा और उसका एक और उससे एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है, रिलेटेड, उससे संबंधित क्या होगा, फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल देंगे आगे हम। फिर यहाँ पर कहता है कि डाटा हिडन फ्रॉम द एक्सटर्नल फंक्शंस, मतलब जो डाटा हम यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से, बाहरी दुनिया से क्या रहेगा, ये छिपा हुआ रहेगा ताकि कोई हमारे डाटा को एक्सेस ना कर सके। ये सारा आगे समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा इसको आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझ लें कि न्यू डाटा एंड फंक्शंस में एडेड और डिलीटेड विदाउट इफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। मतलब अभी ऊपर में हम जब पीपी और उप्स का जब डिफरेंस बता रहे थे तो हम वहाँ पर मेंशन अभी किए थे ना कि न्यू डाटा को ऐड करना और फंक्शंस को ऐड करना ये आसान होता है हम लोग का उप्स में, और न्यू डाटा को या फंक्शंस को ऐड करना ये सब इजी टास्क नहीं होता है प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो अब जो मेन जो फीचर्स है जिसको आगे हम लोग हर एक यूनिट के रूप में, चैप्टर के रूप में इसको लोग पढ़ेंगे, उसका यह है कि इसको याद रखेंगे आप लोग कि द मेन फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या क्या मेन फीचर्स होता है। तो सबसे पहले होता है क्लास और ऑब्जेक्ट, जो भी हम लोग के ये एक लंबा हम लोग का, इसको अभी हम लोग की जो पढ़ा रहे क्लास 1 है, क्लास 2 में जो हम पढ़ाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में रहेगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। और क्लास 2 क्लास 3 थोड़ा सा लंबा जाएगा इसी चैप्टर का, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। ये सब बहुत ही आसान है, सब कुछ केवल डिफिनेशन याद रखना है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डाटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, डाटा हाइडिंग क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट, ये सब अलग अलग हम लोग का ये फीचर्स है। जो सारा जो फीचर्स है वो है किसका, उप्स का है। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कौन सा फीचर्स है या फीचर नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ऐसा डाटा एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, हाइडिंग है ना, इनहेरिटेंस है। तो ये सब सारा एक इनहेरिटेंस एक चैप्टर ही है हम लोग का यहाँ पर, उसको अलग से हम इसको बताएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का ही दूसरा नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग, जो नेक्स्ट चैप्टर देखो दिए सिलेबस में हम भेजे थे उसमें दिया हुआ है ना, फंक्शन ओवरलोडिंग। ये भी हम लोग का इसमें आता है पॉलीमॉर्फिज्म में। कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्ट भी बहुत ईजी चैप्टर है, इसको लोग अगला क्लास में इसको लोग बताएंगे, मेंशन करेंगे। तो इस तरह से आज जो क्लास था वो ये था कि उप्स क्या होता है और उप्स का क्या क्या मेन फीचर्स होता है ना। तो इस चीज़ को आप लोग नोट्स उसको उतारेंगे। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जो है ये क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में लोग पढ़ाएंगे। ठीक है,
और जो स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं इसको सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि और भी जो वीडियो हम भेजेंगे वो सारा वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। ठीक है, थैंक यू।